अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू आम इंसान शो। हम ये प्रोग्राम आम इंसानों के लिए करते हैं और इसके अंदर हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत होते हैं वो जाने पहचाने राजा अरशद साहब होते हैं। जी वेलकम करते हैं। राजा साहब जनाब मैं ये चाहता हूँ कि आज मैं आपकी जो एक खास खूबी है अल्लाह ने आप में रखी हुई, आप बहुत सारे लोगों के मेंटोर्स हैं जिनमें से एक मैं भी हूँ जिनके आप रहनुमाई फरमाने वाले हैं, और फिर आप एक बेहतरीन माइंड सेट कोच हैं। मैं चूंकि ज्यादा लोगों से मिलता जुलता हूँ और अक्सर लोग ये बेचारे रोना रो रहे होते हैं कि मुकद्दर हमारा अच्छा नहीं, नसीब हमारे अच्छे नहीं, कि कामयाबी हमेशा हमसे रूठी रहती है। मैं ये चाहता हूँ कि आज आपसे ये पूछें कि क्या ऐसे गुण हैं, क्या ऐसी खूबियां हैं, क्या ऐसे इंग्रेडिएंट होने चाहिए जो हर इंसान की जिंदगी के अंदर ऐसी चीजों को भर दें जिसकी वजह से ये कामयाबी जो है उनका मुकद्दर बन जाए। बहुत अच्छा सवाल है आपका। इसको समझना बड़ा मुश्किल है। उसकी वजह यह है कि इसके ऊपर बड़ा काम हुआ है और हुक्मरानों की सदियों से मेहनत जारी है इसके ऊपर, और उस मेहनत के नतीजे में आज इंसान, मोस्ट ऑफ द पीपल, ज्यादातर इंसान जो हैं वो इस बात के कायल हो चुके हैं कि अच्छी और बुरी तकदीर अल्लाह की तरफ से। यानी मैं अगर गरीब हूं या अमीर हूं तो इसका तल्लुक जो है वो मेरे किसी अमल से नहीं है। ये लिखा हुआ है कि मैंने गरीब रहना है, और अगर कोई अमीर है तो उसके भी किस्मत में लिखा हुआ है कि वो अमीर है। इस पे बड़ी किताबें लिखी गई हैं, बड़े आर्टिकल लिखे गए हैं, बड़ी तकरीरें की गई हैं और बड़ा कुछ कहा और सुना गया है। लेकिन जो मुकद्दर को मानने वाले लोग हैं उनके ऊपर इस कदर मेहनत हुई है कई सौ सालों से, शायद हजारों सालों से। जब से कोई पहला हुक्मरान बना है दुनिया में, तब से उसने ये मेहनत करना शुरू की है कि वो तमाम तर वसाइल और तमाम तर इख्तियारात अपने पास खुद समेटते हुए, उन पे कब्जा करते हुए, वो बाकी इंसानों को ये कहता चला आया है कि ये जो मैंने कब्जा किया हुआ है ये अल्लाह की तरफ से। हालांकि इसमें हकीकत नहीं है। हकीकत यह है कि हमारे मुकद्दर के जो हुक्म लिखने वाले हैं वो हमारे हुक्मरान होते हैं। किसी भी मुल्क का मुकद्दर उसके हुक्मरानों के हाथ में होता है। अब लोग कहेंगे कि ये सियासी गुफ्तगू है, लेकिन अब क्या करें, ये हकीकत है। मेरे अपने इल्म के मुताबिक जहां तक पहुंचा हूं या पहुंच पाया हूं, समझ पाया हूं, वो ये है कि जिन मुल्कों के हुक्मरान चाहते हैं कि हमारी अवाम अमीर हो जाए तो वो हो जाती है, और जिनके हुक्मरान चाहते हैं कि वो गरीब रहें और जाहिल रहें तो वो गरीब और जाहिल रहते हैं। क्योंकि ये अक्सर कहा जाता है कि वी आर नॉट पुअर, वी आर केप्ट पुअर, एंड वी आर नॉट इग्नोरेंट, वी आर केप्ट इग्नोरेंट। तो ये समझना आम इंसान के लिए तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसके जो पीरो मुर्शिद हैं वो भी यही बता रहे हैं, किताबों में भी वो यही पढ़ता है, मीडिया में भी वो यही सुनता है, मौलवी साहब के पास जाता है तब भी वो यही उसको सुनाया जाता है कि बेटा ये तो अल्लाह की तरफ से लिखा हुआ है। हकीकत ये है कि कुछ लोग
वैसे तो ये हुक्मरान के हाथ में है, वो जैसा चाहे कानून बना दे, जिस तरह की चाहे फैसिलिटीज दे दे, जिस तरह की चाहे अवाम उन्नास के रवैये तक वो मैनेज कर सकते हैं। उन्होंने इंसान का माइंड सेट बना दिया कि ये हमसे कोई पूछे ही नहीं, हम तो बरी जिम्मा हो जाएं, क्योंकि ये सारे मसाइल, ये सारी परेशानियां, ये सारी दुख और तकलीफें फिर उनके खाते में पड़ जाएंगी, अवाम उनसे पूछेगी। और अवाम को अगर ये बात समझ में आ गई कि ये तो हमारे हुक्मरान कर रहे हैं, तो फिर ये कितने दिन निकालेंगे? ये तो एक महीना नहीं निकाल सकते, शायद हफ्ता भी नहीं निकाल सकते। अगर पाकिस्तान के 25 करोड़ इंसानों को ये बात समझ आ जाए कि मेरे हिस्से की गुर्बत, मसाइल, तकलीफें, दुश्वारियां, परेशानियां, हर चीज के जिम्मेदार ये हुक्मरान हैं, तो फिर क्या होगा? फिर लोग इनकी नहीं सुनेंगे। लिहाजा इनको मीठी गोली दी गई है, ये अल्लाह की तरफ से। अब अल्लाह ताला से कौन जाके लड़ेगा? ना पूछेगा। राजी बर रजा की टर्म इजाद की गई, जो अल्लाह की मर्जी। हमारे यहाँ हादसा हो जाए, अल्लाह की मर्जी। कोई बंदा फौत हो जाए, अल्लाह की मर्जी। हमारा घर तबाह हो जाए, अल्लाह की मर्जी। हमारा रोजगार छिन जाए, अल्लाह की मर्जी। टमाटर महंगे हो जाएं, अल्लाह की मर्जी। आप समझ रहे हैं? इसके बावजूद जी, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन बीच में करना चाहता हूँ। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, ऐसा ही है कि इंसान अपना किरदार बीच में आने ही नहीं देता है, या अपनों का किरदार, जिनको हम रहनुमा कहते हैं, और क्या हम हर चीज को अल्लाह से कनेक्ट इसलिए भी कर देते हैं ताकि मजीद सवाल जवाब ना हो। आप ये फरमाइए कि ये मैं अगर इंडिविजुअल लेवल पे की बात करता हूँ कि कामयाबी को जिंदगी का मुकद्दर बनाने के लिए जो पुख्ता अज़्म है और मजबूत अरादी है, इसका भी कोई रोल प्ले होता है? मैं इसी तरफ आ रहा था कि अब एक तो ये हो गया कि हुक्मरानों का क्या रवैया है इस बारे में, और दूसरा है हमारे इनफरादी रवैये। अब इनफरादी रवैये, अगर इन सारे जालों से बच के कोई शख्स किसी इल्म की बुनियाद पर, किसी गाइडेंस की बुनियाद पर, किसी अपनी जाती जहानत और कोशिश की बुनियाद पर ये समझ पाता है कि यार ये तो इंडिविजुअल मसला है, तो फिर दो बातें होती हैं। एक बात तो ये होती है कि वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में अपनी कोशिश तेज कर देता है, उसको वो रास्ते और तरीके मालूम हो जाते हैं, या वो सीखने की कोशिश करता है, ऐसी स्किल अडॉप्ट करता है, ऐसे प्रोफेशन में चला जाता है जहां पे वो ज्यादा पैसे कमा सके और अपने लिए सहूलियात इकट्ठी कर लेता है। दूसरे लेवल पर कुछ लोग बड़े कनिंग और मकार और होते हैं जो इसको नेगेटिवली लेते हैं, और जब उनको पता चल जाता है कि ये मैंने ही करना है और अपने लिए करना है, तो फिर वो जायज और नाजायज और कानून और लाकानूनियत की सारी हदों को पार करते हुए अपने लिए दौलत समेटना शुरू कर देते हैं। उनके लिए रिश्वत है, या उनके लिए जखीरा अंदोजी है, या किसी किस्म की मिलावट है, या कोई और इखलाकियात उनके रास्ते में कोई आड़े ही नहीं आती। तो ये दो इसके पास प्रॉस्पेक्ट्स हैं। आम इंसान जो अच्छे हैं वो मेहनत करते हैं, वो चीजों को सीखते हैं, अपनी सलाहियतों में इजाफा करते हैं, और फिर इस मौजूदा पॉलिटिकल सिस्टम से अपना हिस्सा ले लेते हैं। या कुछ लोग जॉब की सूरत में किसी ऐसे बड़े इदारे के साथ मुंसलिक हो जाते हैं कि, या किसी बड़ी शख्सियत के साथ मुंसलिक हो जाते हैं जिससे वो कुछ अपना रिस्क बेहतर कमा लेते हैं। तो ये इतना ही इसका रोल है जो आपने मुकद्दर की बात की। अच्छा राय साहब, ये फरमाइए, क्योंकि ये हमारा शो तमाम उम्र के लोगों के लिए है, तमाम शोबा जात में काम करने वाले लोगों के लिए है, यानी चूंकि आम इंसान है और आम इंसान में सब इंसान आते हैं, तो इसके अंदर जो कामयाबी की हम बात करना चाह रहे हैं कि वो हमारा मुकद्दर बन जाए,
तो मुस्बत सोच, तालीम और तजर्बा, इनका क्या रोल प्ले है कि इंसान इनमें किन किन चीजों का ख्याल करे कि कामयाबी समेट ले? जी, जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया कि दो ही इसके तरीके हैं, एक तो मुस्बत है और एक मनफी है। मुस्बत तरीका तो यही है कि आपको समझ आ गई, अब आपने दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाना, सारे इख्तियारात हैं, सारी इजाजतें हैं, आप अपने लिए पैसे इकट्ठे कर सकते हैं। कैपिटलिज्म में यही होता है, जिसके अंदर जितनी सलाहियत है, जो जितने गुर जानता है, जितनी स्किल्स हैं, जितना प्रोफेशनलिज्म है उसके अंदर, उन पे अमल करते हुए वो कानून, मुल्क के कानून का एहतराम करता है, और उससे बढ़कर अगली जो चीज है वो है कि अपने किसी तर्ज अमल से वो किसी इंसान का नुकसान नहीं करता। तो वो बिल्कुल पैसे कमा सकता है, और वो पैसे जो हैं वो जायज, मैं समझता हूं कि वो जायज होंगे। अगर आप अपने किसी तर्ज अमल से किसी को नुकसान पहुंचाते हैं तो फिर तो पैसे तो बन जाते हैं, लेकिन जो आपकी शख्सियत है वो डैमेज हो जाती है। और अगर हम मजहबी तौर पर देखें तो इंसान अपने लिए जो अपना अगला जहान है वो भी खतरे में पड़ जाता है। जी, हमारे बहुत प्यारे दोस्त शेख इकबाल साहब तशरीफ लाए और उन्होंने प्रोग्राम की तारीफ करते हुए नाइस के कमेंट्स भेजे। आपका बहुत शुक्रिया शेख साहब, आप हमेशा हमारा प्रोग्राम सुनते हैं और बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं। इसी तरह आप सुनते रहिए और आप अपने दोस्त अहबाब को भी रेफर करते रहिए। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप हमारे लिए अच्छे दो सोर्स ये भी हैं कि आप हमें टॉपिक भी भेज सकते हैं, जो कि ये आम इंसान का शो है, तो अगले दिन हम किस टॉपिक के ऊपर गुफ्तगू करें ताकि आम इंसान को उसका फायदा हो सके। और ऐसे में छोटा सा इसमें ज़िमनी सवाल मैंने ये भी किया था कि तालीम और तजर्बा किस तरह से कामयाबी को जिंदगी में ला सकता है? जी, तालीम तो डेफिनेटली, मैं जो प्रोफेशन की तालीम है, जो मरवजा तालीम है, हमारे तालीमी निज़ाम को अगर हम लें तो उसके ऊपर तो मैं को बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करता। लेकिन जो इंसान की पर्सनल कैपेसिटी में उसकी तरबियत है, उसकी अपना शौक है, हॉबी है, अगर उसको वो बरूए कार लाए तो वो बहुत कुछ कर सकता है। हॉब्स और जॉब्स में फर्क होता है। हॉब्स में आप सुबह शाम दोपहर लगे होते हैं और आपको टाइम का पता नहीं चलता, आपको खाने की फिक्र नहीं रहती, आपको बहुत सारे इवन पर्सनल मैटर्स में भी आप इग्नोर करते हैं, लेकिन अपने काम को तरजीह देते हैं। तो जिन लोगों के शौक हैं कुछ कर गुजरने के, और उनके लाइफ गोल जो हैं वो सेट हो जाते हैं अर्ली एज में, 20 साल के नौजवान ने तय कर लिया, 15 साल के नौजवान ने तय कर लिया, तो जब गोल्स बन जाते हैं तो उन गोल्स को चेज करते हुए, अपनी काबिलियत को बढ़ाते हुए, अपने रास्ते में आने वाली तमाम दीवारों को अबूर करते हुए, फैलाते हुए, वो अपनी मंजिल की तरफ गामजन रहते हैं। मैंने अक्सर देखा है बच्चों को, अगर आप मुशाहिदा करें, एक बच्चा जिसका शौक है पतंग उड़ाने का, आप उसको कहते हैं बेटा छत पे मत जाओ गिर जाओगे, वो नहीं मानता। आप उसे कहते हैं कि यार ऊपर धूप है, गर्मी है, वो नहीं मानता। आप उसे कहते हैं बेटा आपको भूख लग गई है, आजो नीचे खाना खा लो, वो नहीं मानता। उसे जुनून है, वो पतंग उड़ाना चाहता है, ऊंची से ऊंची उड़ाना चाहता है। तो बिल्कुल यही तालीम है, यही शौक है, यही लगन है। मैं अक्सर पहले शुरू में ऐड दिया करता था अखबार में एक, और उसमें मैं लिखता था कि मेहनत, लगन और तजर्बा बनाए जीरो को हीरो। तो ये तीन चीजें ऐसी हैं कि अगर शौक हो, लगन हो, जज्बा हो आपका, और आप काम भी कर सकें, तो फिर हीरो बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता।
वैसे मैं छोटा सा सवाल खसूसी तौर पे आपसे आज के दिन इसलिए भी करना चाहता हूँ कि आपका हाथ है इस वक्त टेक्नोलॉजी की नब्ज के ऊपर और आप बहुत अच्छी तरह से उसका यूज भी कर रहे हैं। तो ये ज़माना जदीद में जिसको जदीदियत कहते हैं इसका हम किस तरह से फ़ायदा उठा के कामयाबी अपनी ज़िंदगी में ला सकते हैं? और साथ ही ये भी ज़िमनी तौर पे आप थोड़ा-सा फरमाइएगा कि नेटवर्किंग जो इस मीडिया के थ्रू है या टेक्नोलॉजी के थ्रू है, ये किस तरह से हमें कामयाब होने में मददगार साबित हो सकती है? एक टाइम था हम सुना करते थे कि दुनिया ग्लोबल विलेज बन रही है, फिर हमने दुनिया को ग्लोबल विलेज बनते हुए देखा और अब हम ग्लोबल विलेज में रहते हैं, उसकी सारी फैसिलिटीज को एंजॉय कर रहे हैं। सोशल मीडिया एक वाहियात चीज से एक बेहतरीन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बन चुका है। फेक समझते थे हम कि ये जो हमारे भाई कराची में बैठे हैं मोहम्मद इकबाल शेख साहब, ये कुछ जाली बंदे हैं, ये ना इनका असली नाम होगा, ना ये असली होंगे, ना ये कुछ, हम हर चीज को जाली समझते थे। अब भी कुछ लोग जाली समझते, लेकिन मैं ये समझता हूं कि अब हम हकीकत की दुनिया में, मैं और आप टेक्नोलॉजी की मदद से रोजाना मिलते हैं, हम बैठ के गप्पें लगाएं, हम चाय पिएं, हम एक दूसरे के से सीखें, एक दूसरे को सिखाएं, दुनिया से गुफ्तगू करें, हम कोई चीज बेचें, हम कुछ चीज खरीदें। अभी मैंने चाइना से माइक मंगवाए हैं, ये देखिएगा, ये डब्बा है। तो कभी सोचा था कि चाइना से चीज हमारे पास आ जाएगी, ये मुमकिन नहीं था। ये आज की दुनिया में और टेक्नोलॉजी की वजह से मुमकिन हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप पाकिस्तान में बैठ के अपनी प्रोडक्ट्स दुनिया भर में बेच सकते हैं। तो अब दुनिया वाकयातन ग्लोबल विलेज बन गई है। जनाब, वे अब जितने हम इंटरकनेक्टेड होंगे इस टेक्नोलॉजी के जरिए, उतना हम ज्यादा अच्छा बिजनेस, अपना कारोबार, अपना जो भी मामला करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अच्छा, बहुत एक हमारा फेवरेट टॉपिक भी है और हमने बड़ी दफा उसके ऊपर डिस्कशन भी की है। ये फरमाइए कि जिंदगी में कामयाबी को लाने के लिए इंसाफ पसंदी कितना जरूरी है? देखें, हम एक ग्लोबल विलेज में रहते हैं, एक माशरे में रहते हैं जहां एक इंसानों का समुंदर है, हमारे लोगों के साथ तल्लकात हैं। अब अगर जेब में पैसा है तो आपको तल्लकात की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर जेब में पैसा नहीं है तो भी आपके पास पैसा हो सकता है। उसे कहते हैं हम सोशल कैपिटल। मैं आप पे कितना ट्रस्ट करता हूं और आप मुझ पे कितना ट्रस्ट करते हैं। अगर आज मैं पाकिस्तानियों से अपील करता हूं कि मुझे इतने पैसे चाहिए, तो क्या पाकिस्तान से कुछ लोग, कुछ दोस्त जो मुझे जानते हैं, वो मुझे वो दे देते हैं? अगर वो दे देते हैं तो इसका मतलब है कि मेरे पास पैसे हैं। अगर मैं आप पे और आप मुझ पे एतमाद करते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी जो सलाहियतें हैं, आपके पास जो कैपिटल है, वो मेरा कैपिटल है, मैं उसे यूटिलाइज कर सकता हूं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम अपने नेटवर्क को इंक्रीज करें, एक्सपेंड करें। पहले जो नेटवर्क होते थे वो हमारा दोस्तों का होता था, किसी के 10 दोस्त, किसी के 5 दोस्त। अब सोशल मीडिया के ऊपर आप लाखों दोस्त बना सकते हैं, करोड़ों फैन बना सकते हैं, फॉलोअर्स बना सकते हैं। और ये फैन और फॉलोअर्स की गेम जो है, ये आज की टेक्नोलॉजी है।
जितने आपके फैंस होंगे, जितने आपके फॉलोअर्स होंगे, उतना ही आपका बिजनेस होगा। तो नेटवर्किंग जो है वो बेसिकली आज की दुनिया का एक जदीद तरीन टूल है, और इसकी मदद से हम वो सब कुछ अटेन कर सकते हैं जो हम कभी शायद इससे पहले जमाने में ख्वाब में भी नहीं देखा करते थे। वैसे ये फरमाइए, जैसे अभी आपने फरमाया कि अगर आपकी जेब में पैसा है तो आप कुछ भी कर सकते हैं और आपको किसी की कोई जरूरत नहीं है। ये वही कुछ हो रहा है जो कराची साजगार में हुआ है 2-3 दिन रोज पहले। और क्या ये अच्छी चीज है? ये क्या माशरों को तबाह नहीं कर देती है? क्या ये जस्टिस है, या जो जस्टिस हो रहा है ये जस्टिस है? ये तो खैर हमारे जैसे जो एक तो पसमानदा होते हैं, उससे भी कोई नीचे का लफ्ज मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या कहना चाहिए। यहाँ पे इंसाफ तो है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता। अमीर आदमी को हर तरह का तहफ़्फ़ुज़ है, वो जो जुर्म करना चाहे कर सकता है। यहाँ पे सरेआम सड़कों पे लोगों को मार दिया गया, उनके ऊपर गाड़ियां चढ़ा दी गई, किसी ने कुछ नहीं पूछा। यहाँ हर चीज बदल जाती है, पैसे से सब कुछ बदल जाता है। ये हमारा रोजमर्रा का मुशाहिदा है इस मुल्क में, लेकिन ऐसा होना चाहिए नहीं चाहिए। मुहज़्ज़ब मुल्कों में या तरक्की याफ्ता मुल्कों में या तालीम याफ्ता मुल्कों में ऐसा नहीं होता। वहां पे कुछ कानून होते हैं, कुछ ज़ाब्ते होते हैं, कुछ इख्तियारात होते हैं, कुछ जुर्म होते हैं, उसकी कुछ सजाएं होती हैं। लोग समझते हैं चीज़ों को। इंसानों को कुछ ना कुछ, इंसानों को क्या जानवरों को भी कुछ ना कुछ हकूक हासिल हैं, लेकिन हमारे मुआशरे में ऐसा कोई सीन नहीं है। हमारे यहाँ कोई हकूक नहीं है, किसी की कोई हकूक। हमारे यहाँ बिजली नहीं है यार। देखें, एक इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है कि एक बंदा पैसे दे रहा है आपको, फिर उसको लोड शेडिंग क्यों है? ये प्राइवेट कर दें, किसी और महकमे को दे दें, कोई और मतलब बंदा आ जाए, कोई कंपनी आ जाए जो बिजली प्रोवाइड कर सके। अगर आपके बस की बात नहीं है, पैसे देने के बावजूद बिजली नहीं है, और फिर ये भी नहीं है कि बता दें या कोई रेगुलरिटी हो उसके अंदर, अपनी चीजें बंदा मैनेज कर ले। नो, जब मर्जी स्विच ऑफ, जब मर्जी स्विच ऑन। रसब ये फरमाइए कि हम जो कि आज इंडिविजुअल कामयाबी की भी जिंदगी में बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर इंसान की जो खुद इत्मीदी की सहलियत है उसका क्या रोल प्ले है, और हमारी कौम में खुद इत्मीदी इस वक्त कितनी है? खुद इत्मीदी दो तरह के लोगों में होती है। एक उनमें होती है जिनके पास कुछ नहीं है, एक रेडी वाला, एक रिक्शे वाला, आम इंसान, मजदूर, किसान, उन बड़े इत्मीद होते हैं। आपने अक्सर मीडिया पे उनकी छोटे छोटे क्लिप देखे होंगे, वो बड़े कॉन्फिडेंट होते। दूसरे वो कॉन्फिडेंट होते हैं जिन्हें पता हो कि जो मैं बात कर रहा हूं वो बात ऑथेंटिक है। साहिबान इल्म हैं, जो साहिबान शऊर हैं, वो एतमाद देता है आपको, आपका इल्म, आपकी समझ, आपका फहम, वो आपको फिर कॉन्फिडेंस देता है। तो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस लोगों में आ जाता है बार बार प्रैक्टिस से भी। जो लोग एक काम को बार बार कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, तो उनके अंदर भी एतमाद आ जाता है। उन्हें पता होता है कि मैं सही कर रहा हूं, ये ऐसे हो जाएगा। ये बेसिकली जितने हम ये टीवी पे आपने अक्सर शो देखे होंगे, बहुत लोग जिम्नास्टिक वगैरह करते हैं और करतब दिखाते हैं और डिफरेंट, वो सारा क्या है? वो सिर्फ महारत है। वो बार बार रिपीटेडली एक काम को आप 100 दफा करते हैं तो आप उसमें माहिर हो जाते हैं, तो आप में कॉन्फिडेंस आ जाता है। आपको पता है कि जैसा कि जी ऐसे जैसे जी कि अभी आपने फरमाया कि यार हमारे मुल्क में तो बिजली नहीं मिलती, खरीदने वाले लाइन में लाके पैसे देने के लिए तैयार हैं। जो प्लांट चल रहे हैं वो अपनी पूरी कैपेसिटी पे नहीं चल रहे, बस पैसे पूरी कैपेसिटी के ले रहे हैं। तो क्या ये इंडिविजुअल और नेशनल लेवल के ऊपर हमारी मनसूबाबंदी का फुकदान नहीं? मैंने
आज एक पोस्ट की थी फेसबुक के ऊपर, उसमें मैंने कोई 10-15 रीजंस बताई हैं कि वो माशरे जो पसमानदा होते हैं और मसलसल कई दहाइयों से 100 साल से पसमानदा चले आ रहे हैं, उनकी क्या रीजंस होती हैं। तो ये कोई एक वजह नहीं होती। सबसे बड़ी वजह अगर एक होती नहीं है, लेकिन अगर सबसे बड़ी वजह समझी जाए तो वो हुक्मरानों की नाअहली होती। वैसे मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे इंडिविजुअल लेवल के ऊपर भी और मुल्की सतह के ऊपर भी हमारा कोई मकासद क्या तयन नहीं है कि हमारी मंजिल क्या है, हमने कहाँ तक जाना है। हाँ, कोई मंजिल हमारी है तो हमने कितना काम कर लिया है, कितना बाकी बचा है। कोई 5 साला, कोई 10 साला, कोई 25 साला हमारा प्रोग्राम, कोई मंजिल, कोई मकासद। तो ऐसा लगता है कि सब वेले हैं, कोई ऐसे भेड़ बकरियों की तरह की जिंदगी हम गुजारे जा रहे हैं बस। जी, चूंकि माइंडसेट का इससे बड़ा गहरा तल्लक है। गोल सेटिंग एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है हमारी जिंदगी में, और मैंने तजर्बात किए हैं, लोगों से पूछा है कि आप क्या हैं। आपने आखिरी दफा किस उम्र में आपने आपसे पूछा कि आप क्या हैं? क्या आप वापडा में लाइन मैन हैं? नेचर ने आपको क्या बनाया है? आप उस्ताद हैं, आप मोटर मैकेनिक हैं, आप इंजीनियर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप आईटी स्पेशलिस्ट हैं, आप आलम दीन हैं, आप पॉलिटिशियन हैं, बिजनेसमैन हैं, जॉबियन हैं, क्या हैं आप? खुद से कभी क्या सवाल किया? 90% लोगों का जवाब नो में। 70 साल के हो गए हैं तब भी उन्होंने खुद से कभी नहीं पूछा। तो ये हमें बताया ही नहीं गया। ये हमारे एजुकेशन सिस्टम का फॉल्ट है, हमारे बड़ों का फॉल्ट है, हमारे स्कूल्स का फॉल्ट है, हमारे प्रोफेसर्स का फॉल्ट है, हमारे किताबें लिखने वालों का फॉल्ट है, हमारे करिकुलम बनाने वालों का फॉल्ट है, हमारे एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करने का फॉल्ट है कि हम अपने बच्चों को अपने बारे में सवाल करने का बताते ही नहीं। अगर बंदे को पता चल रहे कि वो अपने आप से सवाल करना शुरू कर दे कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं क्यों आया हूं दुनिया में, मैंने करना क्या है, 10 साल के बाद मैंने क्या करना है, कहां होना चाहिए, तो तभी तो वो कोई डिलीवर कर सकेगा। जिसको पता ही नहीं है कि मैंने जाना कहां है, वो तो स्टेशन पे खड़ा रहेगा, और सारे स्टेशन पे खड़े हैं अल्लाह के फजल से। वैसे चूंकि हमारा वक्त अपने एहतताम को पहुंच रहा है, मैं आखिरी सवाल आपसे इंडिविजुअल लेवल की बर्तरी के लिए करना चाहता हूं, ताकि इंडिविजुअल की जिंदगी के अंदर ये कामयाबी आ सके। और मैं ये देखता हूं सारा दिन, बल्कि लोगों के साथ तो मेरा वास्ता रहता है इस बात के लिए कि हम में कोई सब्र व तहम्मुल नामी कोई चीज नहीं है। इवन दैट कि हम कामयाबी भी चाहते हैं कि चुटकी बजा के हासिल कर लें। तो क्या ये मुमकिन है चुटकी बजा के कामयाबी हासिल करना? और क्या हमारी खुआरी इस सब्र तहम्मुल ना होने की वजह से तो नहीं है? बड़ा खूबसूरत सवाल है आपका। किसी ने भूखे से पूछा कि 2 और 2 कितने होते हैं, तो उसने कहा 4 रोटियां। हम चूंकि एक तो तालीम याफ्ता नहीं है, दूसरा जो तालीम थोड़ी बहुत है भी वो गलत है, वो कंफ्यूजन पैदा करती है दिमाग में, उससे मसाइल जन्म लेते हैं, और मसाइल में रहने वाला शख्स कभी भी तहम्मुल मजाज नहीं होता। भूखे को फौरन उसे लगता है कि मैं बस जल्दी जल्दी से खा लूं। ये इंसान की फितरत है। जिसके पास पैसे नहीं है, जिसके पास रोजगार नहीं है, जिसके पास कपड़े नहीं है, जूते नहीं है, मकान नहीं है, जरूरियात जिंदगी नहीं है, वो रश करके उस तरफ लपकता है, भाग के जाता है, और वो चाहता है कि फौरन ये चीज मुझे मिल जाए।
तो जितनी बड़ी वांट होगी, ख्वाहिशात होंगी, उतनी ही तेजी आएगी। तो हम शादियों ब्याहों पे जिस तरह से खाना खाते हैं, आपने वो मंजर, हमारे यहां से भूख खत्म नहीं हुई। अगर आप दुनिया में देखें ना, जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, वहां लोग खाने को इतनी अहमियत नहीं देते, पूछते भी नहीं है साम टाइम। आपने कभी गौर किया होगा कि हम हर दफा जब भी किसी के यहां जाते हैं, मिलते हैं, तो वो खाने पे फोकस करता है, यानी वो बातचीत पे फोकस नहीं करता। वो जी खाना खाओ, आज वो खाना खाओ, चाय पी लें। यानी ये जो भूख है, वो ये समझता है कि ये बंदा बिल्कुल भूखा आया घर से। तो हमारे यहाँ जो ये मेहमान नवाजी हम कहते हैं, ये बेसिकली भूख से निकला हुआ एक कॉन्सेप्ट है। अगर मुझे पता हो कि मुनीर साहब खाते पीते आदमी हैं, तो मैं तो नहीं पूछूंगा ना, या इसरार नहीं करूंगा। मुझे पता है यार इन्होंने खाना खाया होगा, अपनी मर्जी का खाया होगा, अच्छे से अच्छा खाया होगा। तो मेहमान के लिए वो कुकर ज़बह करने का जो हमारा फार्मूला है कि हम बकरे का गोश्त ले आए और चांपें खरीद लाएं और मछली खरीद लाएं और ये करें, मेहमान आ गया, तो इसके पीछे हमारी साल हा साल की गुर्बत है। वैसे मैं चाहूंगा कि आप प्रोग्राम का एहतमाम भी करें और आखिर में कोई ऐसी पॉजिटिव हो आम इंसान के लिए बताएं कि जिससे आप हमेशा एक मोटिवेटेड खुद भी हैं, लोगों को भी मोटिवेट रखते हैं कि क्या इस सारी सूरत हाल के अंदर हम इस सब कुछ के साथ कैसे बेहतर से बेहतर परफॉर्म करके कामयाबी को अपनी जिंदगी में ला सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया दोस्तों। कामयाबी जो है वो मेहनत करने से मिलती है, सही प्लान करने से मिलती। जो प्लान करें उसको चेक कर लें कि वो जदीद प्लान है, वो कहीं ऐसा प्लान तो नहीं किया हुआ जो सन 47 का प्लान हो और आप उसे 2024 में इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। अपडेटेड प्लान होना चाहिए और आपकी मर्जी का प्लान होना चाहिए, क्योंकि आपकी मर्जी का नहीं होगा तो भी आप काम नहीं कर सकेंगे उसमें। तो ये सारे वो पैमाने हैं जिन पर अमल करके हम अपनी जिंदगी को और अपने इर्द गिर्द लोगों की जिंदगी को खूबसूरत बना सकते हैं। इसके साथ ही राजा पाकिस्तानी को मुनीर हुसैन दुग्गल साहब को इजाजत दीजिएगा। अपना, सारे पाकिस्तान का और तमाम इंसानों का ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।